अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, मशरक़ वस्ता सऊदी अरेबिया के अंदर आज पहला रोज़ा है और उम्मीद की जा रही है कि कल इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर भी पहला रोज़ा जो है हो जाएगा। रोते जो हलाल कमेटी है वो बैठ गई है और जो चांद को देखने के लिए अब क्या खबर आती है वो पता चल जाएगा। जो ही खबर आएगी वो आपके साथ नाज़रीन शेयर कर देंगे। लेकिन हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, मेरे पैनल्स की तरफ से आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। नाज़रीन, इसके साथ एक और खुशखबरी, पाकिस्तान के अंदर हुकूमत साजी का जो मरहला है वो कंप्लीट हो गया है और आज एक 19 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया है। गुज़िश्ता रोज़ नाज़रीन आपने देखा मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड इस नज़र से कि वो पहले सिविलियन सदर होंगे जो दूसरी अपनी टर्म पूरी करने के लिए मसनद इक़्तिदार और सदारत के ओहदे के ऊपर पहुंच गया है। नाज़रीन, आज जो ज़ाहिर है काबीना बन गई है, वैसे तो रूटीन के साथ ये काबीना उसी दिन इसको अपना हलफ उठा लेना चाहिए था और ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो नून है उसका बैकग्राउंड सामने रखते हुए, ज़ाहिर है दहाइयों का उनका एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, नाम उनके पास पहले फाइनल थे। हमें यह भी बताया गया था जनाब आला कि हमारे पास एक्सपीरियंस टीम है, हमसे ज़्यादा कोई हुकूमत साजी और हुकूमत करने के जो गवर्नेंस के मामलात हैं हमसे ज़्यादा इसके ऊपर कोई अबूर नहीं रखता। लेकिन हमने देखा कि इतने दिनों का वक्फा पड़ा, पहले जब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने हलफ उठाया और आज उनकी काबीना बनी है। आर्टिकल 90 और 91 के मुताबिक नाजरीन आज बुनियादी तौर पर हुकूमत का पहला दिन शुरू होगा, क्योंकि अकेले जो प्राइम मिनिस्टर हैं जब तक उनकी काबीना मार्ज़ वजूद में नहीं आई थी तो वो उनकी हुकूमत उस अंदाज से मौजूद नहीं थी और ज़ाहिर है जो भी आपने फैसले करने होते हैं काबीना की तरफ से उसकी अप्रूवल चाहिए होती है। लिहाजा आज हुकूमत बन गई है। पहले थोड़ा सा आपको वो एक मोन्टाज सुना देते हैं कि ये माजी के अंदर ये क्या इनके बयानात है, खासतौर पर जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले जब हम इनके नारे और दावे सुना करते थे। जनाब आला, हमारे पास तजर्बा है, हमारे पास हर चीज मौजूद है और विद नो टाइम हम आएंगे, हमने तो सारे बंदे भी फाइनल किए हुए, कोई मसला ही कोई नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही मुल्क की मईशत को चला सकती है, उसके पास एक तजुर्बेकार टीम है, जो टीम भी है, तजुर्बा भी है, किस तरह महंगाई को इसके नासूर को कंट्रोल करना। मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसके पास वो टीम है, जिसके पास डिलीवर करने की सलाहियत है और यही मुल्क को इन बहरानों से निकाल सकती है। अच्छा नाजरीन, ज़ाहिर है जब इंतखाबात की तरफ हम बढ़ रहे थे, हसन अयूब समेत तमाम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े लीडरान हैं वो हमें 2/3 अक्सरियत से जो थोड़े की बात नहीं करते थे। फिर वो कहते थे अगर कोई कमी पेशी हो भी गई तो सादा अक्सरियत तो कहीं गई नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तो बस पहले ही फुल है, खुसूसन पंजाब में। पंजाब भर में हम इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेंगे नवाज शरीफ की क़यादत में। PMLN स्वीप करेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। हम तो नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम देख रहे हैं। हमारा ही वजीर आजम होगा, हमारी पोजीशन बेहतर है और वी आर इन विनिंग पोजीशन। चलो नाज़रीन, 8 फरवरी को जाहिर है एक उस तरह का उनको शौक लगा, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नताइज उनको नहीं मिले, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े दिल का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा जनाब आला जो 20 महीने की हुकूमत आपने हमारे साथ की तो बाद में यही गिला किया गया कि हमने बहुत सारे फैसले करने थे और चूंकि इत्तेहादी हुकूमत थी, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड थी, तो हम आज़ादी जो है पूरी जो उस तरह नहीं थी फैसले लेने के हवाले से। लिहाजा पीपल्स पार्टी ने कहा जनाब आला आप हुकूमत बनाएं। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास तमाम तर इख्तियार था। देर क्यों हुई ये भी वजह जानने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, जो 19 रुकनी काबीना आज ये जो बनी है उसके अंदर 2-3 जो नाम जो हैं वो बड़े अर्थ शेकिंग है। एक तो साबिक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहसिन नकवी साहब, वैसे तो उनके नाम के हवाले से जो हसन अयूब ने हमें पहले बता दिया था, अशारों करायों के अंदर मशवरा भी दे दिया था उन्होंने, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब को मशवरा उन्होंने मान लिया उनका। एक मोहसिन नकवी साहब का नाजरीन इसके अंदर नाम है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि मोहम्मद औरंगजेब साहब एज ए फाइनेंस मिनिस्टर उनकी बात हो रही है। डार साहब के हवाले से बात यही चल रही है कि वो वैसे आज हलफ तो उन्होंने उठा लिया, वो जा रहे हैं फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ। तो ये एक बहुत बड़ी एक आप कह रहे हैं तब्दीली हमें देखने को मिल रही है, खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो एक गवर्नेंस मॉडल आज से शुरू होने जा रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि जो बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं
उससे थोड़े से पीछे हट गए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले। नाज़रीन, इस्लामाबाद में मैं पिछले 25 साल से मौजूद हूँ। प्राइम मिनिस्टर के बाद जो सबसे अहम मिनिस्ट्री होती है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, और ख़ासतौर पर जो है 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमतों को जा चुके हुए हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर जो है उसका किरदार सबसे बढ़ जाता है। अब ये क्या वजह बनी है, इसके ऊपर नाज़रीन आज हम बात करेंगे। लेकिन जो हसन, मैं आपके पास पहले आता हूँ। नदीम अफजल चंद साहब ने जब ये हुकूमत बनी थी, आपको याद होगा, केयर टेकर्स, उन्होंने ये फरमाया था ये इनकी एक्सटेंशन है, ये इन्हीं के लोग हैं। आपने कहा था कि नहीं, वो तो जरदारी साहब तो उनका अपना बच्चा कहते हैं, मोहसिन नकवी साहब। उनका इंटरव्यू भी हुआ था, जरदारी साहब ने कहा था कि वो आज भी मेरा बच्चा है। पहले जरा उनको जरा सुन लें, नदीम अफजल चंद साहब। नून लीग की हुकूमत है पंजाब में, है निगरान हुकूमत नहीं है। नून लीग की हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत है पंजाब में, है निगरान हुकूमत नहीं है, नून लीग की हुकूमत है। और आज नाजरीन, जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर एक खबर छपी है, और उसकी हेडलाइन बड़ी जबरदस्त है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बोथ डिनाई नकवी इज देयर मैन। मोहसिन नकवी साहब के हवाले से जो मुख्तलिफ जराए से खबरें नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले भी लगवा रहे हैं मुख्तलिफ अखबारात के अंदर, वो कह रहे हैं कि जनाब अला ये हमारा बंदा नहीं है। अब ये बंदा किसका है मैं जानूंगा हसन अयूब साहब से। हसन अयूब साहब, खबर यही है कि वो सेनेट की टिकट के ऊपर आ रहे हैं, एज ए सेनेटर आएंगे, और उसके बाद वजारत दाखिला वो संभालेंगे। जो सेनेट की टिकट है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की उनको मिल रही है? मोस्ट लाइकली मुस्लिम लीग नवाज की। अजीब। और मतलब दूसरी बात है, चंद साहब ठीक थे? नहीं, चंद साहब ठीक नहीं है जी। चंद साहब की बात ठीक है, जितने वो मुस्लिम लीग नवाज उनको ओन करती है उतनी उनको पीपल्स पार्टी ओन करती है। मोहसिन नकवी इज अ डूअर। मोहसिन नकवी साहब जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज का इत्तेहाद हुआ है, इसमें उन्होंने एक ब्रिज का रोल प्ले किया है। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो उन्होंने पंजाब में जिस तरीके से सूबा चलाया है उसकी मिसाल जो है वो मोहसिन स्पीड की देते थे आज के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब। तो वो उनसे इतने इम्प्रेस थे तो उन्होंने उनको अपनी जो है वो कैबिनेट का मेंबर बनाना चाहा, इसमें क्या बुराई है। और जो अभी मौजूदा प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी, वो पहले भी जब वो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे तब भी वो कहते थे ये मेरा बेटा है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा है। तो बात ये है कि एक आदमी है जो कि अब पीसीबी के चेयरमैन भी हैं और मोस्ट लाइकली वो इंटीरियर मिनिस्टर भी आएंगे, तो उनमें बड़ी जो है वो कैपेसिटी है काम करने की और बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। पंजाब में जिस तरीके से उन्होंने हेल्थ के अंदर जो है वो किया काम, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर किया, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कंट्रोल रखा है, हर चीज के ऊपर उनकी ग्रिप है। चले चौधरी गुलाम हसन साहब, आर्टिकल 224 जो है आईने पाकिस्तान का, वैसे आईने पाकिस्तान को आजकल हम ज्यादा अहमियत नहीं देते, उसके अंदर बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि केयर टेकर जो भी बनेगा ना उसका कोई रिश्तेदार ना बजाते खुद और नियर एंड डियर वन में से कोई भी इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेगा। हमने देखा कि एक हमारे सरफराज बुगटी साहब साबका इंटीरियर मिनिस्टर, वो जाके माशाल्लाह इलेक्शन लड़के उन्होंने वो जो कानूनी मुशगाफियों से फायदा उठा के 2 महीने पहले उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और जाके इलेक्शन लड़ा, और वो माशाल्लाह वहां पे इस वक्त चीफ मिनिस्टर बन गए हैं बलोचिस्तान। चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं वो बन गए हमारे वजीर दाखिला, बट बिल्कुल अच्छी बात है, जाहिर है आइन और कानून के मुताबिक उनको इजाजत है। तो अब ये जो मामला आपको आज की काबीना आपके सामने जो 19 रुकनी है उसको अगर मैं सामने रखूं तो आप किस अंदाज से देख रहे हैं? मुझे इसके अंदर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो ओरिजिनल इनका टच होता है ना वो मिसिंग लग रहा है। नहीं, इनके साथ बहुत सारा यानी तारीख ने इतना वो तराव कर दिया है, यानी इतना इनके साथ हाथ हो गया है। पहले तो पाकिस्तान के लोगों ने किया कि इनको घास नहीं डाली, और 8 फरवरी को वो तमाचा पड़ा इनको सियासी तौर पर कि क़यामत तक ये उठ नहीं सकेंगे। उसका नतीजा ये हुआ कि जो इनका नेचुरल और लेजिटिमेट लीडर है मियां नवाज शरीफ, वो इन्होंने खुद ही उनको रेस से बाहर कर दिया। तीसरा, ये जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी और इनके लीडर्स जो एक दूसरे पर हमले कर रहे थे, फिर ताज़ा खबर आई है खिजर साडा भाई है, ताज़ा खबर आई है बिलावल साडा भाई है, ताज़ा खबर आई है नवाज साडा गराई है, तो फिर इनको उन्हीं के साथ दोबारा मैरिज ऑफ कन्वीनियंस करनी पड़ी। तीसरा। चौथा, अब इनका प्रॉब्लम ये हो गया है कि ये बैसाखियों की गवर्नमेंट, ये अवाम में मुतनाज़ा लोग, इनका कोई बंदा इनको सीरियसली लेने को तैयार नहीं।
हाँ अलबत्ता कोई बड़ी हरकुलियन एफर्ट करें, कोई इकॉनमी को ऊपर ले जाएं, लोगों की 2 वक्त रोटी पूरी हो, अमन अमान ठीक हो, वो अमन अमान ठीक नहीं जो मुखालफों के घर तोड़ने और उनकी बच्चियां अगवा करने में लगा हो, और उसको आप फिर वहां इंस्टॉल करें। और बकौल शख्स से ही विल बी वन डे बिहाइंड द बार्स ऑल दोज हु हैव कमिटेड क्राइम्स अगेंस्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो इसलिए वो इसको बात को अभी रहने देते हैं। तो इन्होंने अब अगर रिजल्ट देने हैं तो उसके लिए टीम तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब भी अगर वज़ीर आज़म होते तो तकरीबन यही होती, लेकिन बहुत सारे टावरिंग इंडिविजुअल जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में आज नजर नहीं आते और इनका मजीद दिन ब दिन श्रिंक करती जाती है इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी। पंजाब में तो काफ़ी दिन से गवर्नमेंट बनी हुई है, उसका इम्पैक्ट नहीं, कभी स्कूल में चले जाओ, कभी बस में चले जाओ, कभी उधर चले जाओ। चले उसके ऊपर आएंगे चौधरी साहब, उसके ऊपर आएंगे। मैं नकवी साहब के पास जाता हूँ। हैदर नकवी साहब, आपको याद होगा आह चीमा साहब वो पीडीएम हुकूमत का हिस्सा थे, वो केयर टेकर्स गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने कंटिन्यू किया, उनके अगेंस्ट आपको पता है कंप्लेंट्स हो गई। जब कंप्लेन हुई तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बिल्कुल सही है, आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का हिस्सा थे और जाहिर है पुराना आपका तल्लुक वास्ता नून लीग के साथ, तो आपकी ये पोजीशन नहीं बनती। वो वापस आ गए, अच्छी बात है। आपने मोहसिन नकवी साहब को देखा, जाहिर है वो बकौल हसन अयूब के साथ साथ इनके जो लोग हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जो भी मुसद्दक मलिक साहब, उन्होंने भी हलफ उठाया। वो भी कह रहे हैं कि जनाब कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर बिल्कुल लगता है हसन से इन्होंने उधार लिया। ये अपना कमेंट सुनिए क्या फरमा रहे हैं। इस वक्त केयर टेकर सेटअप था, उसमें कई नाम गर्दिश कर रहे हैं। जिस शख्स का भी नाम सामने आएगा उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट जरूर होगा परफॉर्मेंस का जिसकी वजह से उसका नाम सामने आ रहा है। बिकॉज हमारे लिए सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जो है वो इस वक्त परफॉर्मेंस है। वाज़ेह शक्ल में सामने आया कि वो परफॉर्म कर सकते हैं तो उन्हें लाया जाएगा। इसी तरह आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बयान दिया कि हमारी रिश्तेदारी बनती है जो है ना नकवी साहब के साथ। नकवी साहब 1.5 साल से हमारे साथ ही काम कर रहे हैं। जब पंजाब में काम कर रहे थे वो हम सेंटर में थे, वो पंजाब में थे, तो वो साथ ही काम कर रहे थे। तो एक सियासी एफिलिएशन तो उनकी होगी हुई है ना हमारे साथ, जो है सियासी रिश्तेदारी तो मौजूद है। हैदर नकवी साहब देखें, एक है पॉलिटिक्स के अंदर ये बात की जाती है कि पॉलिटिक्स के अंदर जो परसेप्शन है ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। पाकिस्तान के अंदर जो केयर टेकर्स का कॉन्सेप्ट बुनियादी तौर पर इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद ये था कि वो लोग आए जिनका किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ना पहले ना बाद में कोई तल्लुक वास्ता रहा हो, ना होने जा रहा हो, ताकि वो एक गैर जानिबदार अंदाज के साथ अपना इलेक्शन करवाएं और चले जाएं, ताकि उनके ऊपर इस तरह के शकूक व शबात ना उठें। अब प्रॉब्लम यह है कि अब चीफ मिनिस्टर पंजाब, आपको पता पाकिस्तान 13-14 करोड़ की आबादी जो है वो पंजाब के अंदर रहती है, उनके चीफ मिनिस्टर अब इंटीरियर मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। चलें आह चीमा साहब को तो साइड पर रखें, तो इस तासुर को किस तरह आप जाहिर करेंगे जो मौजूदा हुकूमत है कि हम ये हमारे लोग नहीं थे, हमने इनको कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर अपनी काबीना का हिस्सा बनाया। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये केयरटेकर सेटअप में जो भी लोग थे हुकूमत में, वो आईनी तौर पर अब आने वाली हुकूमत का हिस्सा नहीं बन सकते। अगर आपका सवाल ये है, आर्टिकल 224 जवाब बहुत सादा है, उसका जवाब को वो निकाल दे। मैं वो जी मैं उसी तरफ आ रहा हूं। जी आर्टिकल 224 इखलाकी भी और आईनी भी, उसका जवाब बहुत सादा है। खबर भाई, उसका जवाब, आपका सवाल बहुत लंबा था, मेरा जवाब ले लें। उसका जवाब बहुत सादा है कि आपकी अदालतें खुली हैं, आप समझते हैं कि अगर ये कोई गैर आईनी गैर कानूनी इक़दाम हो रहा है तो आप अदालतों में चले जाएं। मोहसिन नकवी साहब के मुतालिक जो आपने सवाल किया, जो हसन अयूब साहब से भी आपने सवाल किया, उसका जवाब उस मोन्टाज में है जो आपने दिखाया था, जिसमें चौधरी एहसन इकबाल साहब कह रहे थे, जिनके मुतालिक आप कह रहे थे कि जी ये कहते थे कि हम तजुर्बेकार लोग हैं, हमें मुल्क चलाना आता है और इन्होंने मुल्क का पहले क्या असर किया। अब अगर नए लोग आ रहे हैं जो कारकर्दगी दिखाने की सलाहियत रखते हैं, जिनमें सलाहियत है, तो उनको आने दें, उनका रास्ता नहीं रोकें। ये मत देखें कि वो कहां से आ रहे हैं, ये देखें कि वो आने के बाद क्या करेंगे, और उसके लिए भी हमें उन्हें वक्त देना होगा। रह गई बात, आपने मोन्टाज में दिखाया राना सनाउल्लाह साहब का भी कि वो हम पंजाब में क्लीन स्वीप करेंगे, लतीफ साहब का भी दिखाया कि क्लीन स्वीप करेंगे। तो वो तो कल एक बड़ा दिलचस्प सर्वे आया है ना गैलप पाकिस्तान का, जिसमें उन्होंने कहा है कि पढ़े लिखे लोगों ने
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को वोट नहीं दिए। आप जरूर मुझे कंप्लीट करने दें, मुझे कंप्लीट करने दें खाबर भाई, मुझे सर्वे के ऊपर जरूर बात करें, मुझे कंप्लीट करने दें इस सर्वे के ऊपर नकवी जी। साहब मैं जरा मुझे कंप्लीट करने दें प्लीज, मुझे कंप्लीट करने दें। आपका सवाल बहुत लंबा था। नहीं सवाल नहीं आपको, ये जो एक बड़ा दिलचस्प सर्वे, अच्छा बात करें, मैं कह रहा हूं कि ये सर्वे है, ये पिछले दिनों चांद एक सर्वे आए थे तो आपने कहा था ये कारपोरेट कंपनीज हैं, डू नॉट टेक देम सीरियसली। तो गुजारिश मैं वही तो जवाब देना चाह रहा हूं आपको, वही जवाब देना चाह रहा हूं, वही जवाब आप सुन लें। आप मेरा जवाब सुन देखें नकवी साहब, मैं आप मेरा जवाब सुन लें, आप मेरा जवाब सुन लें। जितना यार बात करने दे नकवी साहब को, क्या है केड़ा सप निकल आना जा रहा। नहीं कोई नहीं सप निकलना चाहिए साहब जी, गो अहेड जी। कल बड़ा दिलचस्प सर्वे आया जिसमें कहा गया है कि पढ़े लिखे लोगों ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिए, पीटीआई को वोट दिए हैं। बिल्कुल पीटीआई में पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत काबिल लोग हैं। अली मोहम्मद खान जैसे लोग हैं जो पार्लियामेंट में हैं, मलिका बुखारी साहिबा थी, डॉक्टर सानिया नश्तर हैं। ऐसे पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा असासा हैं। लेकिन ऐसे भी पढ़े लिखे लोग हैं जो जर्मनी और जापान का बॉर्डर साथ मिला देते थे। ऐसे भी पढ़े लिखे लोग हैं जो कहते हैं पाकिस्तान में 12 मौसम है। ऐसे भी पढ़े लिखे लोग हैं जो कहते हैं तुर्कों ने हिंदुस्तान पे 600 साल हुकूमत की। ऐसे भी पढ़े लिखे लोग हैं जो कहते हैं अफगानिस्तान के साथ हमारा कोई बॉर्डर नहीं। ऐसे भी पढ़े लिखे लोग हैं जो कहते हैं कि रोशनी की रफ्तार से ज्यादा तेज चलने वाली ट्रेन बन रही है। तो अगर ऐसे पढ़े लिखे लोग उस तरफ हैं तो ये बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम ये है कि नकवी साहब आपने सारे मेरे सवालों का जवाब दे दिया है। मैंने आपसे एक बुनियादी सवाल पूछा, उस सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। सवाल बुनियादी तौर पर मैंने कहा अदालतें खुली हैं, चले जाएं, अदालतों को बताएं कि ये गैर कानूनी तौर पे बने हैं। आप इसको, मैंने दिया है जवाब। सर देखें, आप यहाँ पे एक तबसरा नगार, एक तजिया नगार बैठे हैं, लोग आपकी ओपिनियन जानना चाहते हैं। आप इसको सही या गलत कह सकते हैं। सर सुन लेना, देखिए मैं अपनी अदालत नहीं सजा सकता, अदालतें खुली हैं उनके लिए। सर आप किस लिए बैठे, आप किस लिए बैठे? आपने एक राय दी है एक इशू के ऊपर, एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आपने राय दी है, आप साहब राय हैं, आपको राय देनी चाहिए, मैं ये नहीं मना कर रहा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपसे कोई सवाल इस तरह का थोड़ा सा तीखा सवाल होता है, आप कहते हैं वो जाने मेरा उनके साथ क्या लेना देना है। मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका आइन का जो आर्टिकल 224 है, ये मेरे बिल्कुल सामने पड़ा हुआ है। बुनियादी तौर से ये पूछना चाह रहा हूं कि ये क्या गलत, ये सही है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप कह रहे हैं कि अगर किसी को मसला है तो अदालत में चला जाए। मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूं, आपकी राय में ये ठीक है? आप कहते हैं बिल्कुल मेरी राय यह है कि आइन का हर आर्टिकल, मेरी राय यह है कि आइन का हर आर्टिकल बिल्कुल ठीक है और आइन के हिसाब से ही सब कुछ होना चाहिए। लेकिन मैं किसी के सर पे पिस्टल रख के ये नहीं कह सकता कि ये गलत कर रहे हो, हट जाओ। उसके लिए अदालतें मौजूद हैं। हैदर नकवी साहब इसको सही कह रहे हैं, गलत? हसन एक मिनट मुझे इस बात, हैदर नकवी साहब आप इसको सही समझते हैं, गलत समझते हैं? देखिए आइन का हर आर्टिकल बिल्कुल ठीक है क्योंकि आइन बनाया इसलिए गया है जिससे मुल्क चले। अच्छा चलो अब मैं दूं जवाब। जी प्लीज गो अहेड। जी देखें बात ये है कि वो इन्वोक हो रहा है इस सिचुएशन के ऊपर इस वक्त या नहीं हो रहा, ये डिटरमिन आपने नहीं करना, मैंने नहीं करना और नकवी साहब ने नहीं करना, ये कोर्ट्स नहीं करना है। जो सिचुएशन इस वक्त है, अगर इसमें कोई फ्लॉज है और कॉन्ट्रोडिक्टरी टू कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसके लिए कोर्ट्स फंक्शनल है, उसमें ही ये मैटर डिसाइड होगा। एक चीज। दूसरी चीज जो वे फॉरवर्ड आपका, दूसरी चीज जो वे फॉरवर्ड है, हम किसी को नहीं रोक रहे, हम किसी को जो हुकूमत में आने से, किसी को मिनिस्टर बनने से, किसी को गवर्नर बनने से हम रोक नहीं रहे, हम डिस्कस करें। क्यों परेशान हो रहे हैं? परेशान हो रहे हैं, बने ना बने, सुकून के साथ बात करें। प्राइम जो इस वक्त लोगों की तवक्कुआत हैं, चाहे केपी की हुकूमत है तो केपी की अवाम जो है वो अपने वज़ीर-ए-आला और अपनी केपी हुकूमत से तवक्कुआत लगाकर बैठी हुई है। पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में और मरकज में तमाम लोग ये चाहते हैं कि अब उनके जो अवाम के बुनियादी मसाइल हैं उनका हल तलाश किया जाए। हमें अब देखें बात यह है कि मुल्की हालात और अवाम की मुश्किलात और महंगाई इस वक्त जो है वो अरूज के ऊपर है। तो अब सियासी जमातों को सियासी बलूगत का जो है वो किरदार अदा करते हुए इनको आपस में बैठना होगा। मसाइल, अवाम के मसाइल के हल के लिए बैठे ना। ये इक्तदार के लिए, उसको इक्तदार मिल गया, अब मैंने जनाब रोना है, मैंने चीखना है, मैंने रोडों पर आना है, मैंने लड़ाई करनी है, मेरा जनाब जो है वो एहतजाज करना मेरा राइट है, बिल्कुल राइट है। लेकिन मुल्क को आगे चलने दें, हालात बहुत खराब हो चुके हैं। आपका आर्गुमेंट आ गया। नाजरीन, आपको जो आर्टिकल 224 है उसका जो है 1B वो आपके सामने रखते हैं, इधर पढ़ देते हैं। हम यहाँ पे बिल्कुल अपनी किसी ख्वाहिश के, अच्छा उसमें मेंबर्स ऑफ द केयरटेकर कैबिनेट इंक्लूडिंग द केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर एंड द केयरटेकर चीफ मिनिस्टर एंड देयर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स shall not be eligible to contest the immediate following election in such assemblies। ठीक है,
اب یہاں پہ ناظرین ایک قانونی موشگافی نکالی گئی ہے. اب پرابلم یہ ہے کس نے لڑا الیکشن ان میں سے؟ ہم بات کرتے ہیں حسن ایوب, میں بات کمپلیٹ کر لوں, دین یو کین کاؤنٹر, یو کین انٹرویو, جسٹ ہولڈ آن پلیز, جسٹ ہولڈ آن. آپ کا آرگومنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں ناظرین, بنیادی طور پر ہم بات کرتے ہیں نا ویسٹرن ڈیموکریسیز کی, ویسٹرن ڈیموکریسیز کے اندر ابھی صرف کسی کے اوپر الزام لگتا ہے تو وہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ آئین بہت واضح ہے. کیئر ٹیکر کا جو کانسیپٹ ہے وہ بنیادی طور پر اس لیے لایا گیا تھا پاکستان کے اندر تاکہ ملک کے اندر بنیادی طور پر جو انتخابات کا عمل ہے اس کے اوپر اثر انداز نہ ہوں کیئر ٹیکرز. انہوں نے اس کے بعد کسی سسٹم کا حصہ نہیں بنا, یہی ہے, لیکن اس کے اندر چونکہ یہ ہے کہ امیڈیٹ نہیں ہے تو بعد میں ہو سکتا ہے. چلے اینی ویز آگے بڑھتے ہیں اگلی سٹوری کی طرف. اب پرابلم یہ ہے کہ ناظرین, رمضان جس طرح آج شروع ہو گیا ہے اور ہمیشہ پاکستان کے اندر یہ ہوا ہے کہ جب بھی رمضان کی ابتدا ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک مہنگائی کا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے, اور اس مہنگائی کا طوفان ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے دیکھا وہ جو 2000 ابھی ذکر کیا نقوی صاحب نے بھی, حسن ایوب صاحب نے بھی, کہ 2018 کے اندر جو حکومت تھی وہ نالائکوں کی تھی, وہ ایک چوری شدہ مینڈیٹ کے ذریعے آئے تھے, لیکن جب وہ گئے ہوئے آپ کو پتا ہے کہ اکانومی جس لیول پہ تھی جو بھی ہے اس کو سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ نقوی صاحب نے ایک سال وہاں پہ سی ایم ایز اے پنجاب انہوں نے چلایا. اب مریم صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پنجاب کے اندر جو ہے یہ جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کرنے کو میکنزم ہی کوئی نہیں ہے. میں تو پریشان ہوں, مجھے تو ایک نیا ڈپارٹمنٹ کھڑا کرنا پڑے گا. اب مہنگائی کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے, اور حسن ایوب نے بالکل صحیح بات کی کہ اس وقت پاکستان کا مسئلہ مہنگائی ہے, معیشت ہے, اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. باقی ظاہر ہے سیاستدان ہے وہ سیاست لڑتے رہیں گے, کرتے رہیں گے. ہمارے سامنے جو حالات واقعات ہے اس کے اوپر ہم نے کامنٹ کرنا ہے, اپنا آرگومنٹ دینا ہے. تو بریک کے بعد اس کے اوپر بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. پنجاب کے اندر محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ چیف منسٹر بنی. ظاہر ہے وہ پورے پنجاب اپنے صوبے کے اندر وہ دورے کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم پورا زور لگا رہے ہیں مہنگائی کنٹرول کرنے کے حوالے سے. کچھ سستے بازار بھی بنانے کی بات ہوئی. سستے بازار بنانے کی کم از کم مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ سستے بازار بنانے کی بجائے آپ لوگوں کو ڈائریکٹ سبسڈی دیں, یا جو بازار آلریڈی موجود ہیں ان کو کنٹرول کریں. ناظرین, جنگ اخبار کی آج جو ہیڈ لائن ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سستے بازاروں میں مہنگائی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے, انتظامیہ خاموش تماشائی. یہ ہے اس کے بعد دا نیوز کی ناظرین سٹوری. پرائسز اسکائی راکٹڈ اہیڈ آف رمضان, یہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد ناظرین ایکسپریس کی سٹوری ہے. رمضان سے قبل تاریخی مہنگائی, سستا بازار کا نظام ختم, سٹالز ڈرامہ نکلے. آپ کو پتا ہے آج کل سیاست کے نام پر ڈرامے بازی بہت ہو رہی ہے. اس کے بعد ناظرین آگے چلیں, دنیا اخبار کی سٹوری ہے, ہیڈ لائن ہے کہ رمضان سے قبل مہنگائی کا طوفان. اس میں منافع خور ہیں, ذخیرہ اندوز, سرگرم, پھل اور سبزیاں عوام کی پہنچ سے دور. وزیر اعظم نے رمضان پیکج بڑھا دیا, موبائل یونٹس بھی اور سستی اشیاء فراہم کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے. یہ ناظرین تمام اخبارات آپ نے دیکھ لی. اس کے بعد ظاہر ہے مریم صاحبہ اس وقت ایک الیکٹڈ شدہ چیف منسٹر ہیں, وہ اکاؤنٹیبل ہیں, لوگوں کے سوالات کا جواب دیتی ہیں, اور وہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں. تو مہنگائی کے حوالے سے لوگوں نے سوال پوچھا مریم صاحبہ سے. لوگ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ اوپن مارکیٹ میں قابو میں نہیں آ رہی. ہم اس کو کر رہے ہیں. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پوری دنیا میں پرائسز نیچے جاتی ہیں, ہمارے ملک میں اوپر جاتی ہیں. تو ہم کریک ڈاؤن بھی کر رہے ہیں, ہولڈرز کے اوپر بھی کر رہے ہیں, اور پرائس کنٹرول کا انفارچونیٹلی یہاں پہ کوئی میکنزم نہیں ہے. تو ابھی جو ہے اس سے ہمیں گزارا کرنا پڑے گا, نیا ڈپارٹمنٹ ریز کرنا پڑے گا تاکہ وہ سسٹم کا حصہ بن جائے. تو بہت سیریس گورننس کے فلاز ہیں جو ہمیں پورا کرتے ٹائم لگ جائے. چوہدری صاحب, یہ سیگمنٹ جو ہے آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ جو ہم نہیں کہہ رہے, نہ آپ کہہ رہے نہ میں کہہ رہا ہوں, پنجاب کے اندر تمام اخبارات جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں, لوگوں سے بات کریں, بازاروں کے اندر بات کریں, وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو سستا بازار ہے یہ سارے کا سارا ڈرامہ ہے, اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا کیونکہ درمیان میں جو مڈل مین ہے وہ سارے پیسے نکال دیتا ہے. تو کیا کر رہی ہے پنجاب حکومت, امپیکٹ کیوں نہیں کریٹ کر پا رہی؟ مریم صاحبہ بہت زیادہ آگے پیچھے جا رہی ہیں, صوبے بھر کے اندر وہ ظاہر ہے وہ دورے بھی کر رہی ہیں, لیکن ظاہر ہے ابھی تھوڑا وقت گزرا ہے. حسن کا خیال ہے کہ جب وقت گزرے گا تو وہ ان کو ایک تاریخی ایک کامیاب چیف منسٹر کے طور پر ان کو جانا جائے گا. ہم تو چاہتے ہیں جی کامیاب ہوں, اور کامیابی کا معیار ایک ہی ہے کہ عام آدمی کی زندگی میں کوئی بہتری آئی ہے کہ نہیں آئی, امن و امان بہتر ہوا ہے کہ نہیں ہوا, قیمتیں نیچے آئی ہیں کہ نہیں آئی, بے روزگاری پر حملہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا, لوگ جو مارے پھر رہے ہیں
दादरसी नहीं हो रही, नाइंसाफियों के अंबार लगे हुए हैं, इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई हैं, उनमें कमी हुई है कि नहीं है? तो आपने जो कल किया हशर, वो मुझे बता दें कि कौन सी जमहूरियत आइन और कानून के तहत होगा? नकवी साहब, वक्त हमारे पास चूंकि डिफरेंट हमने स्टोरीज करनी है, कम है, क्विक कमेंट कीजिएगा। वो जो आपने, वैसे तो आपने मुझे मना कर दिया था, हमने तो अपने प्रोग्राम के अंदर किसी भी एनजीओ का कोई सर्वे अब कोड करना बंद कर दिया है। ये जो सर्वे आपने जिसका जिक्र कर रहे हैं, इसके अंदर वो ये बता रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगों की ज्यादा तादाद ने एक पार्टी को वोट दिया है। आप कह रहे हैं अच्छी बात है, उन्होंने उधर दे दिया, चले इसको तो हम साइड पे रख देते हैं। तो ये जो जिन लोगों ने वोट दिया है, जो पुख्ता लोगों ने, पुख्ता ज़हनियत के लोगों ने जिन लोगों को वोट दिया है, उनका जो इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा। महंगाई आप देख रहे हैं, किस तरह कंट्रोल करना है इसको? आपने बात की महंगाई की, तो बिल्कुल ठीक है, महंगाई को खत्म करना होगा। उसका सबसे जो फौरी और आसान तरीका है, आप 18वीं तरमीम के तहत जो वजारतें खत्म कर दी गई हैं उनको खत्म करें, उनको वापस सूबों में भेजें। आप 1300 अरब सालाना बचाते हैं, वो 1300 अरब आप इधर सब्सिडी में दें, आप चीजों की कीमतें कम करें। आप आईपीपी के सालों अरबों रुपया सिर्फ दे रहे हैं उसकी कैपेसिटी पेमेंट में, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है। जनरेशन प्लस है उसका सरप्लस है, उसकी कोई इस्तेमाल नहीं है। वो पैसे आप खत्म करें, ये पैसे बचाएं। आपने ब्यूरोक्रेसी को इतना पैसा दिया हुआ है, गाड़ियां दी हैं, पेट्रोल देते हैं, नौकर चाकर देते हैं, घर देते हैं, क्यों देते हैं? बिल्कुल वापस लें। सही बात, ये सारी चीजें आप खत्म करें, बिल्कुल सही बात, ये सब खत्म करें, वजीरों के मजे खत्म करें। ये जो सारी काबीना आई है, उनको खत्म करने की जरूरत है। ये खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम करें, ये वजीर इस मुल्क पर रहम करें, अपनी जितनी भी सहूलतें उसको वापस करें और ये पैसा आप गरीबों पे लगाएं। हसन अयूब के पास आते हैं। हसन, आप जी चौधरी साहब, मैं जरा चौधरी साहब हसन से बात करूं। आप बड़ा सारा जुमला कहना था, जी साहब को सारा टाइम दे, बाकी जितना ना आधा दोनों को बांटे, एक पहले वो तकरीर करे फिर दूसरा करे, और वो सारा एक बंदे पर बस। जी चौधरी साहब, बाकियों को छोड़ो। जी भाई, वो ये अभी जो आप किसी सर्वे की बात कर रहे हैं, मैं तो इसको नहीं मानता। हमने खुद सर्वे किया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में एक शख्स है जिसकी राय ठीक निकली, और यहाँ जो बहुत बड़े बड़े दानिशवर आपने पकड़ के बिठाए हुए थे कई दर्जन, वो सारे मुंह छुपाते फिर रहे हैं। साहब, ये हकीकत की बात है। तो आपके पास जी साहब, बात ये है कि अगर पढ़े लिखे सारे उधर वोट दे गए हैं तो इनको सिर्फ जाहिल लोगों ने दिए। ये क्या इंटरप्रिटेशन है? जी अच्छा जी, हमारे लिए तो जो भी वोटर है, पाकिस्तान का शहरी है, वो महंगाई किस तरह कंट्रोल करनी, उसका उतना ही हक है। ये सर्वे जो है ना, ये जिस तरीके से जो चीजें, गैलप पाकिस्तान तो वैसे भी, मतलब मैं पहले भी आपको बताया कि मैं इनके ऊपर ज्यादा कोई एतमाद नहीं करता। सर, महंगाई की जो आपने अखबारात की हेडलाइंस जो है वो दिखाई हैं, मुझे पिछले 25-30 साल में एक कोई हेडलाइन बता दे रमजान से पहले जो इस किस्म की हेडलाइंस ना लगी हो। हमेशा से होता है कि ये हमारी कौम में हमारी तारीख में पहला वाकया हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर एक चीफ मिनिस्टर बनी है और वो काफी एक्टिव हैं, और हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं, अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं। और बीइंग ए मीडिया वॉचडॉग, अगर 25-30 साल से एक गलत काम हो रहा है तो हम 25-30 साल के बाद उसके ऊपर बात करना बंद कर दें? ये हमारा काम है हाईलाइट करना। बाजारों के अंदर महंगाई हो रही है, रमजान से पहले हम महंगाई हो रही है। बात शुरू करना चाहता था, मैं सियासत की तो बात नहीं। जी आगे चलिए। ये तो हम बहसियत कौम, जो हमारे अंदर जो एक खामी आ चुकी है कि हम अपने मुसलमान भाई को, जो पाकिस्तानी भाई को भाई नहीं समझते। हम कहते हैं कि हमने उसका जेब काटना है, चाहे वो दुकानदार है, चाहे कोई किसी तरीके से भी। तो इस चीज को हमें जो है, हम देखिए, एक शख्स ने अपनी इस्लाह करनी है ना। मैं अगर खावर घुमन को अपना भाई समझूंगा और उसके जो दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझूंगा, तो तभी मुआशरे की इस्लाह हो सकती है। हमारे यहाँ ये कहते हैं जी कि उसके जेब में जो पैसे हैं, मैं किसी तरीके से जो है ना वो काट लूं उसका जेब, यानी उसको अगर एक जायज होती है मुनाफाखोरी की से। गवर्नमेंट का काम क्या होता है? सर, ये गवर्नमेंट है। कुछ माफियाज ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल एनर्जी सेक्टर देख ले कि चाहे नवाज शरीफ साहब का पहला दौर आए, बेनजीर साहब का दौर आया, इमरान खान का दौर आया, परवेज मुशर्रफ साहब का दौर था, जो बात कर दी है, कितने दौर गुजर गए। कैपेसिटी पेमेंट्स वाले जिन्होंने सौदे किए हुए हैं ना, जब तक उनको आप उनका कड़ा हिसाब नहीं करेंगे तो नहीं आगे बढ़ा। अब देखें ना, शुगर माफिया है, सारे माफिया इसमें, वो सारे अपने वो आपस में चले। मजे की बात ये है, उनकी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं होती, वो एक दूसरे का जो है ना इंटरेस्ट को जो है वो सेफगार्ड करते हैं, उनके अपने इंटरेस्ट का। नाज़रीन, हमने शोएब निज़ामी साहब को दावत दी है, उनसे बात करते हैं। ये जाहिर है महंगाई तो ऑलरेडी है, उसके बाद हम IMF के अंदर जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नाज़रीन, एक तरफ जाहिर है तमाम ओहदे जो उन्होंने ले लिए हैं, अब आने वाले दिनों के अंदर वो सुना कि चेयरमैन सेनेट भी बनने जा रहे हैं।
प्रॉब्लम यह है कि वो कह रहे हैं कि जी ऑन ग्राउंड जो काम होगा, जितना मलबा होगा, ये हमारे सर नहीं होगा, क्योंकि हम तो हुकूमत का हिस्सा ही नहीं है। उनके बयान आपको सुनाते हैं। ये होगा कि जितना जल्दी हुकूमत बन सके ताकि शहबाज शरीफ साहब जो भी इकोनॉमिक टीम बनना है वो अपना काम शुरू कर सकते हैं और हम उसमें जैसे भी मदद कर सकते हैं। ये हुकूमत हम तो नहीं बनाई, हम सपोर्ट कर रहे हैं। कुल्ली तौर पर इख्तियार नून के पास हो, हम उन्हें गवर्नमेंट बनाने में और पार्लियामेंट के अंदर उन्हें सपोर्ट करेंगे उन इश्यूज। नाज़रीन, IMF के साथ जो हम डील करने जा रहे हैं ये एक बहुत बड़ा फैसला है। जाहिर है IMF की अपनी शराइत होती हैं, उन शराइत को जब मानते हैं तो मुल्क के अंदर आपको जाहिर है उसका जो असर है वो महंगाई की शक्ल में मिलता है। सलीम मांडवीवाला साहब साबका फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनसे जब पूछा गया जनाब आला जिस हुकूमत को आप सपोर्ट कर रहे हैं, जो हुकूमत आपकी वजह से बन रही है, वो तो IMF के पास जा रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है? सुने। IMF के साथ जो मुज़ाकरात होंगे, अब उसमें पीपल्स पार्टी शामिल होगी, IMF के साथ बैठेगी या नहीं? बिल्कुल नहीं बैठेगी, मगर गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। जब हम गवर्नमेंट में नहीं है तो हम किस कैपेसिटी में उनके साथ नेगोशिएशन। चले, ये तो नाज़रीन इसके ऊपर हम ब्रेक के बाद बात करें, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले शुएब निज़ामी साहब से मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि शुएब, IMF के पास हम जा रहे हैं तो आम बंदा ये डरा हुआ है कि जब भी हम IMF के पास जाते हैं तो एक महंगाई का तूफान आता है। महंगाई का तूफान तो ऑलरेडी हमारे सर के ऊपर ये सारे का सारा मंडला क्या रहा है, बरस रहा है। तो अब IMF के पास जाने के बाद नंबर गेम क्या कह रही है महंगाई के हवाले से? नंबर गेम ये कह रही है कि मैं IMF के पास जाने के साथ साथ, चूंकि आपने अपना टैक्स टारगेट पूरा नहीं किया, तो 18 अरब रुपए का टैक्स महाना लगने, जिसमें चीनी के ऊपर जो है 5 रुपए फी किलो FED आयद होनी है, जो कपड़ों के ऊपर GST 15% है वो 18% होना है। इसी तरह और मशीनरी है और प्लांट्स हैं और सिगरेट है, सीमेंट है, इन सब के ऊपर जो है टैक्सेस की एक पूरी की पूरी जो ना स्कीम तय हो चुकी थी IMF से कि अगर हमने टैक्स टारगेट पूरा नहीं किया तो 18 अरब रुपए का ये जून तक जो है वो टैक्स हर महीने आयद करना पड़ेगा हमें। साथ साथ जो इस वक्त किसी किस्म की कोई हम सब्सिडी मजीद नहीं दे सकते, कोई स्कीम नहीं दे सकते, एमनेस्टी स्कीम नहीं दे सकते। तो वो जो एक स्कीम आई थी कि 150 रुपये का पेट्रोल होगा, वो फिलहाल तो जब तक IMF के प्रोग्राम में फ़ौरन जाएंगे वो भी पॉसिबल नहीं होगा कि कोई सस्ती स्कीम जो है वो हो सके। इसी तरह जो बिजली के नुकसानात हैं वो फ़ौरन रिकवर किए जाएंगे, यानी कि जून तक तो इतने नहीं हैं, लेकिन जहाँ जहाँ लॉसेस हो रहे होंगे, अगर इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ेंगी ऑयल की, फर्नेस ऑयल की, डीजल की, तो बिजली साथ साथ महंगी होगी। गैस की सूरत हाल इस वक्त ये है कि 1100% जो है वो इजाफा लोगों के बिलों में आ रहा है। लोग ज़हनी मरीज़ बन गए हैं, अपने बिल जो है ना घर में वालिदैन से छुपाते फिर रहे हैं कि तबीयत ना ख़राब हो जाए। लोगों ने अपनी दवाइयाँ खानी कम कर दी हैं कि गैस के बिल पूरे करने के लिए। ये हर घर की कहानी है। फिर ये मार्च है, ये एजुकेशन ईयर स्टार्ट होने वाला है। लोग अभी से उधार मांगते फिर रहे हैं कि बच्चों की फीसें कहाँ से देंगे, उनकी स्टेशनरी कहाँ से आएगी, यूनिफॉर्म, ये तमाम की तमाम चीज़ें इस वक्त एक जगह पे जो है ना वो जमा हो गई हैं, इसलिए लोग ज़्यादा जो है ना परेशान हैं। फिर इम्प्लीमेंटेशन ना होने के बराबर है। अब छोटी सी मिसाल है, एक लाल शरबत जो हर बंदा रोज़े में इस्तेमाल करता है वो 80 रुपये बढ़ गया। क्यों? उसको 4 चांद लग गए, कोई डिमांड बढ़ गई है ना। असल में यही हमारी यही अच्छा, ये जो नई स्टॉक के ऊपर नई टीम जो अब डार साहब के हवाले से बहुत ज्यादा एतराजात थे, डार साहब तो साइड पे हो गए, अब नई एक इकोनॉमिक टीम सामने आ गई है, तो उससे क्या एक्सपेक्टेड है? उनका बैंकिंग का तजर्बा है औरंगजेब साहब का, तो जब एक बैंकर आता है एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, तो माजी का हमारा क्या एक्सपीरियंस है? ज़ाहिर है हफीज शेख हूँ, बाकी मुख्तलिफ अखबार के शौकत तरीन साहब हूँ, ये लोग जो ना कर्जों की मैनेजमेंट बहुत अच्छी कर सकते हैं, ठीक है ना। जो हमारे लोकल कर्जे हैं उनको उतारने में बड़े जो है वो एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि चूंकि सब चीज़ें बाउंडेड हैं IMF के साथ, तो आप बहुत खुल के नहीं खेल सकते। यानी कि आप कुछ स्कीम वगैरह ला के कुछ अपनी जो सर्कुलर डेट की अमाउंट है वो तो उतार सकेंगे, लेकिन अगर ये समझते हैं कि जी जो इस वक्त महंगाई इन्फ्लेशन जो 32% को पहुंची हुई है और वो ऑन ग्राउंड इससे भी ज्यादा, मतलब आप नियर फ्यूचर ये कम होने की महंगाई और इन्फ्लेशन आपको लग रहा है कि कम होगी? एक बात मैं जून तक तो बहुत मुश्किल है कि ये कम हो। जून में शायद कोई अगर इंटरनेशनल डिमांड कम होती है ऑयल की और उसके बाद जो है शायद जो पाकिस्तान में बिजली सस्ती बनेगी तो ही सनतें सस्ती होंगी ना। इस इन्फ्लेशन में 22% शरह सूद होगा, यही तो किस तरह की ना वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 22% इंटरेस्ट रेट के ऊपर मैं यही सवाल करना चाह रहा था कि कौन बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकता है? एक बड़ा कारोबार नई हुकूमत को करना चाहिए, इनकलाबी कदम, मेजोरिटी भी है, वो क्या कर सकते हैं?
سب سے پہلے تو وہی بات ہے کہ یا تو شرح سود کم کریں, آپ کی گروتھ جو ہے نا وہ اسی وقت تھوڑی سی بہتر ہوگی جب آپ قرضے دے سکیں گے, سستے قرضے, اسی طرح جو بجلی کے نقصانات ہیں وہ تو کم کیے جا سکتے ہیں نا. کسی نے آپ کو منع کیا ہے کہ آپ جو 1900 ارب روپے کے نقصانات کر رہے ہیں ان کو ایڈمنسٹریشن. بالکل صحیح. چلیں ناظرین ابھی چھوٹی سی بریک ادھر جانا, بریک کے بعد آپ بات کریں گے کہ یہ جو بہت بڑا یہ جو فیصلہ سازی کا عمل ہے جو کہ آج حکومت بن گئی ہے, انہوں نے ظاہر فیصلے کرنے ہیں, تو اس کا ملبہ کس کے سر پڑنا ہے؟ کیا سارے کا سارا ملبہ نون لیگ کے سر پڑنا ہے یا پھر پیپلز پارٹی بھی تھوڑا بہت بوجھ اٹھائے گی؟ کیونکہ وہ تو لگ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم تو سائیڈ پہ بیٹھے ہیں, نون لیگ جانے اور حکومت جانے. ویلکم بیک ناظرین. ظاہر ہے آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت کا عہدہ انہوں نے سنبھال لیا ہے. اسے ایک دن پہلے جب آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم پاکستان نے عشائیہ دیا, وہاں پہ بات کرتے ہوئے محترم آصف علی زرداری صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ ہم ہر موقع کے اوپر جو ہے حکومت کے ساتھ موجود ہوں گے, جہاں بھی ہمارے زور بازو کی ضرورت پڑی وہ ان کو دیں گے, جہاں پہ ہمیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو کسی جگہ سے ہیلپ کی ضرورت پڑی تو وہ بھی ان کو مہیا کیا جائے گا. تو ہم ہر موقع محل کے اوپر محترم شہباز شریف صاحب کی حکومت کو سپورٹ کریں گے. نقوی صاحب, اب سوال یہ ہے یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون بار بار یہ ریکویسٹ کر رہی ہے کہ جناب اعلیٰ آپ حکومتی بینچز کے اوپر موجود ہیں, اور جب بینچز کے اوپر موجود ہیں تو کابینہ کا حصہ بھی بنے. اور میں چونکہ یہاں پہ اسلام آباد کے اندر موجود ہوں, پنجاب سے میرا تعلق ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کے کافی سارے لوگوں سے ہماری بات چیت رہتی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اگر یہ زیادتی اسی طرح جاری و ساری رہی تو جو ہمیں مار 2024 کے الیکشن میں پڑی ہے, ہو سکتا ہے کہ 2029 کے اندر جو ہے 2029 کے اندر 2029 کے اندر جب الیکشن نئے ہوں گے تو ہمارا حال کہیں کاف لیگ جیسا نہ ہو جائے. تو ہماری قیادت کو کچھ سوچنا پڑے گا. یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سائیڈ پہ ہی بیٹھی رہے اور نون لیگ تمام بوجھ اٹھائے؟ آپ کی نظر میں پیپلز پارٹی جوائن کر لے گی حکومت یا پھر نون لیگ کو اکیلے ہی یہ سفر طے کرنا پڑے گا؟ کانٹو برا. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی وزارتوں میں آئے گی. اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ وہ وزارتوں میں آنے کے لیے کون سے وقت کا انتخاب کرتی ہے. وہ رمضان کے بعد آتی ہے, وہ بجٹ کے بعد آتی ہے, وہ کب آتی ہے, لیکن وزارتوں میں آئے گی. اور بات ہو رہی تھی آئی ایم ایف کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ نے کچھ بیان سنائے کہ وہ آئی ایم ایف کے پروگرام جو ہے ان کے لیے بڑا کریٹیکل ہے, اس میں سپورٹ نہیں کرنا چاہتے. تو میں اس پہ بھی آپ کو بتا دوں, پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ بھی مسلم لیگ نون کی بلکہ اس سپورٹ انہوں نے کہا جی ہم اس میں ہم نے اس کے جو ڈسکشن ہوگی نیگوسیشنز کے اندر ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. یہ نون لیگ میں اسی کو کمپلیٹ کر رہا تھا, مجھے اجازت دیں, میں کمپلیٹ کر رہا تھا کہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ بھی سیم پیج پہ ہوگی, کیونکہ آئی ایم ایف نے ہمارے ملک سے اگلے 20 25 30 سال نہیں جانا. آئی ایم ایف نے رہنا ہے, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اگلے 5 سال میں پاکستان کا وزیر اعظم بننا ہے. تو آئی ایم ایف تو تب بھی سر پہ کھڑی ہوگی. تو پاکستان پیپلز پارٹی آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی سم ہاؤ سپورٹ کرے گی, اور یہ سلسلہ اتحادی جماعتوں کا حکومت چلانے کا یہ بہت کامیابی سے چلے گا. میری اس پریڈکشن کو یاد رکھیے گا. آپ بہت سارے دوستوں کی پریڈکشن چلاتے ہیں جو کہتے ہیں 6 مہینے میں سال میں حکومت ختم ہو جائے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں حکومت ختم نہیں ہوگی, اور حکومت بہت مضبوط ہے. اس وقت حکومت بہت زیادہ مضبوط ہے, یہ آنے والا وقت ثابت کرے گا. یہ حکومت کی وہ جو دہلیز کے اندر جو سیمنٹ اور سریہ ہے نا, جو ہے نقوی صاحب ہم اسلام آباد کے اندر موجود ہے, ہمیں پتا ہے اس میں کافی زیادہ سریہ ڈالا ہوا ہے. سیمنٹ بھی کی جو ریشو ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے. سنیں, بجری بھی کافی اچھی کوالٹی کی ڈلی ہوئی ہے, لہٰذا فکر نہ کریں. ٹائم کم ہے ہمارے پاس. چوئی صاحب کے پاس آتا ہوں. چوئی صاحب, کیا یہ جو مضبوط حکومت, نہیں چوئی صاحب ایک جملہ یاد رکھیں جی چوئی صاحب, جس حکومت کے ساتھ لوگ نہ ہوں اور ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہو, وہ سب سے کمزور حکومت ہوتی ہے. یہ پتہ نہیں کون سی مضبوطی کی بات. یہ آپ کی رائے ہے چوئی صاحب, لیکن یہ جو پیپلز پارٹی جو ہے آپ کے خیال میں یہ بیٹھی رہے گی سائیڈ کے اوپر؟ خبر بھائی 1 سیکنڈ میں جواب دے دوں, 1 سیکنڈ میں سوال کا جواب دے دوں ود ڈیو ریسپیکٹ. 1 سیکنڈ میں بس دے دیں, ابھی تک دے چکے ہونا تھا آپ نے. جی اچھا, ہاں دیکھیں, جو انہوں نے بات کی عوام نہیں ہو, یہ تو کل سروے آیا ہے نا کہ پڑھے لکھے لوگوں نے ووٹ دیا پی ٹی آئی کو اور غیر پڑھے لکھوں نے دوسری جماعتوں کو ووٹ دیا. تو پاکستان میں غیر پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے نا, تو اس کا مطلب اکثریت نے ان کو ووٹ دیا. ابھی ٹائم ہے. جی چوئی صاحب, ہماری جان, جی چوئی صاحب جی بتائیے گا, آپ ہمارے اب پیپلز پارٹی سائیڈ پہ رہے گی یا حکومت کا حصہ بنے گی؟ پی ٹی آئی اب پیپلز پارٹی, آپ اگر وزیروں کی بات کر رہے ہیں تو اس سے اب کوئی فرق نہیں پڑے گا. دے آر پارٹ آف دی گورنمنٹ. وہ صدر ایسے نہیں جا کے وہ گھس گئے, اور ان کا صدر بنایا گیا ہے, وہ بنے ہی صرف نون لیگ کے ووٹوں کی وجہ سے ہے. ہی کوڈ ناٹ بیکم پریزیڈنٹ.
तो देयर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यू लाइक बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को नकवी साहब कह रहे हैं कि 5 साल के बाद अगले प्राइम मिनिस्टर वो होंगे, वो उसी सूरत में होंगे जब नून लीग पीछे होगी नंबर ऑफ सीट्स और पीपल्स पार्टी आगे होगी। आप देखते हैं कि क्या होता है। वो तो इंतखाबात में जाहिर बात है, एम्बिशन तो प्राइम मिनिस्टर बनना है उनका, मिशन भी है उनका बिलावल भुट्टो का, और उनकी वालदा 2 मरतबा मुल्क की वज़ीर आज़म रह चुकी हैं। तो बात यह है कि अगर राजा परवेज अशरफ साहब पंजाब से एक मीडियोकर फैमिली से मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं और पीपल्स पार्टी के अंदर से, तो वाई नॉट बिलावल भुट्टो। एक बात तो ये होगी। लेकिन दूसरी बात ये है कि जो आप कह रहे हैं ना कि सलीम मांडवी वाला साहब कह रहे हैं कि जी वो मुज़ाकरात के अंदर हम नहीं बैठेंगे, जाहिर बात है अभी वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। जब कभी भी वो कैबिनेट के आएंगे तब वो नेगोशिएशंस में शामिल हो सकती है ना, और वो भी फाइनेंस के अंदर के लोग होते हैं, वरना अदरवाइज कैबिनेट में हो भी और फाइनेंस मिनिस्ट्री से मुतल्लिका लोग नहीं है तब भी वो क्या करेंगे। IMF के साथ जो मुज़ाकरात उनके होंगे। नाज़रीन, आज वक्त इतना ही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मांडवी साहब ने इसी इंटरव्यू के अंदर ये बताया था कि IMF जो है बाकी सारी सियासी जमातों के साथ बातचीत करती है, लेकिन हमारी ये राय है कि ये जो IMF की डील है ये कुल्ली तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त हुकूमत में है, प्राइम मिनिस्टर उनका है, काबीना उनकी है, और उन्हीं को ये सारे का सारा बोझ उठाना चाहिए। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।